दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जितना भी इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे उस सभी क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी से याद करते हुए या तो फिर देखते हुए चलिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूट न पाए। तो यहाँ पे आइए यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। अब देखिए प्रकाश की एक किरण है और वो क्या करते हैं, ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है उस वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है या घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई भी नहीं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये ग्लास स्लैब, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है और इसमें मीडियम 1 हम मान लिए और इधर हम क्या मान लिए, मीडियम 2 मान लिए। अब देखिए कि इधर से कोई यहाँ से क्या हो रहा है, एक ये मान लेते हैं यहाँ पे कांच है और ये तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। अब इसमें मीडियम 2 से क्या किया, मीडियम 1 में जाए, यानी ग्लास स्लैब से होकर क्या कर रहा है, एयर में यहाँ पे वो इसका तरंगदैर्घ्य जा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ग्लास स्लैब में रहता है तो इसका एफ यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे जब एयर में भी जाता है तो यहाँ भी इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है तो चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, तो मीडियम 1 का वेवलेंथ हम मान लिए v1, तो v1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे λ1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा f। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा λ2 इंटू एफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी में चेंज नहीं होता है। अब इसको हम एयर मान लिए, इसको क्या होगा, ग्लास हो गया। तो अब देखिए कि जब क्या होगा कि हम मीडियम 1 से 2 आएंगे, जब हम एयर से ग्लास में आएंगे तो उस समय हमारा क्या होता है, ये जो भी जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी क्या कि घटता है, वेवलेंथ तब क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, अब प्रकाश की एक किरण क्या एयर से ही ना ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, तो घटता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, अभिसारी लेंस है और वहाँ पे उसका फोकस दूरी दोनों का क्या है, समान है, यानी एफ है। अब पूछा है कि उसके संयोग की, अब दोनों को हम क्या किए, संपर्क में ला दिए, तो उसके संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो अब दूसरा का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, f/2। अब देखते हैं कि f/2 कैसे आएगा। तो यहाँ पे अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस हो जाता है। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए कि हम दोनों को क्या किए, यहाँ पे कांटेक्ट मिला है। अब इसका भी क्या है, फोकस दूरी f है और इसका भी फोकस दूरी f है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट यानी क्या कि यहाँ जो संयोग की फोकस दूरी निकालेंगे तो f इक्विवेलेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/f हो जाएगा। अब 1/f प्लस 1/f हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये 2/f आ जाएगा, और 2/f मतलब क्या आ गया कि हमारा 1/f इक्विवेलेंट आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, f इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो f/2 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि वूस्टर का नियम क्या है। अब वूस्टर जो नियम दिए थे वो क्या था, तो वो यहाँ पे था कि म्यू इज इक्वल टू 10 था। अब ये वूस्टर क्या का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा क्या करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है। अब ये जो वूस्टर का नियम क्या कहता है कि जो परावर्तित प्रकाश में क्या होता है, ध्रुवण प्रकाश की जो मात्रा होती है वो क्या होता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, यानी म्यू इज इक्वल टू 10 तो हमारा तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अवरक्त किरणें, परावैगनिक किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें। तो देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे क्या पूछा, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गामा किरणें।
अब गामा किरणें की क्या होती है, यहाँ पे वेवलेंथ सबसे न्यूनतम होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होती है। अब सबसे न्यूनतम होती है इसलिए इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर यानी क्या कि इसका जो यहाँ पे वेधन क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी क्या होता है, यानी एफ इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और ऊपर से जो वेधन क्षमता होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो इसका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्ट होता है, यानी सबसे न्यूनतम होता है। तो 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब समतल दर्पण जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले क्या है, ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण है, अब देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या वो वहाँ पे इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत तक। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट होती है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि क्या हो कि इस तरह के और भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया जा रहा है, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए कि एक उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस को जो उपरार्ध है, अब जैसे कि मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, अब इसका जो अपर पार्ट है इसको क्या कर दिया, काले रंग से रंग दिया है, काले रंग से रंग दिया। अब बोल रहा है कि अब इसके द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा वो आप हमें बताइए। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर वाले रंगते हैं या नीचे वाले रंग को रंग देते हैं, ऊपर अर्ध को यदि इसको हम रंग देते हैं तो अब देखिए इसको रंगने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये यहाँ से आएगा और यहाँ से ये इमेज फॉर्म कर देगा, यहाँ से भी इमेज बनेगा है। और वो इमेज कैसा बनेगा, तो जिस तरह का पहले जो इमेज बन रहा था जब उसको काले रंग से नहीं रंगे थे, उसी तरह से उतना उसी साइज का और उसी जगह पे क्या बनेगा, अब भी इमेज बनेगा जब उसको हम काले रंग से रंग देंगे तब। तो हमारा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी कि यहाँ पे सेम साइज का बनेगा, लेकिन जो उसकी तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर पूछेगा कि इमेज का आकार क्या होगा, तो इमेज का आकार न बढ़ेगा और न घटेगा, इस दोनों में से कोई नहीं होगा। इमेज का आकार क्या रहेगा, तो यहाँ पे उसका जो पहले आकार था वही समान आकार का रहेगा, लेकिन उसकी तीव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 6 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 तरंगों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या है, 9:1 है। अब देख लीजिए कि 2 तरंग है जिनकी अनुपात क्या है, 9:1 है। अब क्या करते हैं, व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। अब दोनों तरंग है पर यहाँ उसमें क्या है, 9:1 है। अब ये क्या करता है, व्यतिकरण उत्पन्न करता है। अब इसमें से बोला है कि आपको अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का यहाँ पे अनुपात बताना है। तो 7 का हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा, क्या 4:1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4:1, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक लेंस का यहाँ पे जो यहाँ पे अपवर्तनांक है वो क्या है, म्यू इक्वल टू 1.5, यानी क्या कि 1.5 है, कि वायु में फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब बोला है कि वायु में क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और उसका यहाँ पे लेंस का जो अपवर्तनांक है वो क्या है यहाँ पे, तो 1.5 है। अब बोला है कि उस लेंस की फोकस दूरी आप बताइए कि क्या होगी। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या है, तो इनफाइनाइट। अब देखिए कि इसका इनफाइनाइट कैसे होगा तो वो हम बताते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बोला है, इसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है। अब हम यहाँ पे 1 बाय क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n-1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि n हमारा यहाँ पे क्या है, एयर, यानी क्या कि वायु है। तो अब ये n वायु हो गया, तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, इसका अपवर्तनांक है 1.5 माइनस हो गया 1, और ये तो हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 1/r1, और ये वहाँ पे 1/r2 यहाँ पे ये रख दिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 0.5 बचा।
अब ये 0.5 बचा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे ये हमारा आ गया 0, तो 0 आ गया, तो इसको यहाँ से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हमारा जो 1 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ आ जाएगा, वो हमारा 0, और एफ हमारा क्या दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा आ जाएगा 1/20 बराबर हमारा आ गया क्या, 0 आ गया। यहाँ तक 0 आ गया। अब देखिए जब ये 0 आ गया तो यहाँ से हमारा 0 आ गया, तो अब यहाँ से हम क्या निकालना है, इसका फोकस दूरी। तो एफ यहाँ पे एल हम ले लेते हैं, एफ एल ले लेते हैं, तो इसकी फोकस दूरी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, 1 बाई एफ। अब इसको हम यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा किरचॉफ लॉ आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी यहाँ पे परिपथ है उसमें सभी यहाँ पे किसी बिंदु पे क्या होता है कि जितना भी धारा है सभी यहाँ पे धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी क्या कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला था, किरचॉफ लॉ यहाँ पे पहला जो है प्रथम लॉ, उसमें बोला गया था कि टोटल इनकमिंग करंट, यानी क्या कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, अब जैसे कि ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर। अब देखिए कि ये I1 इधर से जा रहा है, ये I2 यहाँ से जा रहा है, ये I2 हो गया, यहाँ से I3 निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, I4 निकल रहा है। तो अब देखिए ये इनकमिंग हो रहा है, यानी इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे इनकमिंग यानी आ रहा है उसको हम प्लस से यहाँ पे लिखेंगे, और जो जा रहा है उसको माइनस से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे क्या था हमारा I1 था, अब I1 प्लस ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा I3 माइनस I4। तो ये सभी का यहाँ पे योगफल हमारा 0 के बराबर आता है। ये क्या था, हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो 9 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 0 होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। अब किलोवाट यानी क्या है कि KWH, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो ये जो यूनिट होता है वो ऊर्जा का होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका यहाँ पे यूनिट क्या होता है, यानी KWH हो गया, तो इसका यूनिट क्या होता है, एक तो यहाँ पे किलोवाट घंटा खुद का मात्रक है, और इसको हम किस से यानी क्या, तो इसको हम जूल में मापते हैं, जूल में मापते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट तो हमारा हो गया। अब 1 किलोवाट है, इसको हम यदि वाट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। और घंटा को हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 3600 इंटू हमारा आ गया क्या, 1000। अब 1000 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकते हैं। तो हमारा एक अगर पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब उसका पावर क्या होता है, तो शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य हमारा क्या होता है, वर्क होता है, और यहाँ पे दर मतलब क्या हो गया, टाइम ना हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, वर्क में हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, ये पावर आ जाता है, यानी शक्ति आ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क का यहाँ पे अगर फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, तो उसमें अगर टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति निकल जाएगी। तो अब इसका जो यहाँ पे पावर बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है VI, यानी क्या कि यहाँ पे विभवांतर इंटू करंट, यानी क्या कि टोटल उसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, और उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। या तो फिर यहाँ पे ये भी होता है कि पावर बराबर हमारा क्या होता है, ये हो जाता है V/R हो जाता है, या तो फिर हमारा हो जाता है V²/R। यानी ये 3 फॉर्मूला आता है, VI एक हो गया V/R हो गया, और एक V²/R हो गया। ये तीनों क्या होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन में देखिए कि इस ऑप्शन में क्या दिया है, तो एक हो गया VI हो गया, V/R हो गया, V²/R हो गया।
तो इसमें देखिए कौन हमारा मिला, तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिल गया, क्या v²/r। तो 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 12 यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम संबंध है, यानी लेंज का जो नियम है यह किससे संबंधित है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊर्जा से संबंधित है। क्या है, लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। अब इसको दिए कौन थे, तो यहाँ पे 1833 में एक यहाँ पे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हेनरिक लेंज था। इन्हीं के नाम पर ये लेंज का नियम पड़ा और इसको खोज किए थे। और ये किससे संबंधित है, तो ऊर्जा से संबंधित है। और कब खोज किए थे, तो 1833 में। और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हेनरिक लेंज था, हेनरिक लेंज नाम था इनका। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए कि यहाँ पे चल कुंडली है, अब उसमें क्या बोला है कि उसकी सुग्राह्यता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। तो 13 का यहाँ पे बताया कि क्या हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा के। अब बोलेगा कि चल कुंडली धारा यहाँ पे चल कुंडली धारा मापी है, उसकी सुग्राह्यता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रति एकांक ऐंठन है उसको घटाकर। अगर आप घटा देते हैं प्रति एकांक ऐंठन को, तब भी क्या हो जाएगी कि उसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में दिया है बढ़ाकर, तो ये डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगर इसमें रहता घटाकर, तो ये डी वाला भी ऑप्शन हो जाता और सी वाला भी, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या तो फिर प्रति एकांक जो ऐंठन है उसको हम घटा देंगे, तब भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे चल कुंडली की धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, कुंडली में फेरों की संख्या भी बढ़ाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे घटा कर दिया है, यहीं पे अगर बढ़ा कर देता तब भी हमारा ये आंसर सही हो जाता। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि किसी कुंडली के स्वप्रेरक तत्व की माप होती है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की माप क्या होती है किसी भी कुंडली के लिए, विद्युतीय जरूरत की, विद्युतीय घर्षण की, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की, या प्रेरित धारा की। तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत ये जड़त्व की। अब यहाँ पे ये क्या है, स्वप्रेरक तत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस है। अब ये इसका यहाँ पे यूनिट क्या होता है, तो स्वप्रेरक तत्व की यूनिट होती है क्या, हेनरी होती है। क्या होती है इसका यूनिट, तो हेनरी होती है। और इसको यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस यदि पूछेगा कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे आप लोग पूछिए कि सर इतना क्यों बता रहे हैं, तो इतना इसलिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन ना आकर इससे कुछ इसके आसपास क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके आसपास वाला भी क्वेश्चन हम बता देते हैं, ताकि क्या हो कि आपको यहाँ पे अगर आप एग्जाम में इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे तो वो भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्वप्रेरक तत्व है, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। और ये कौन सी है राशि है, तो अदिश राशि है। तो इसलिए क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हुए याद करते हुए चलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन कि एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। अब एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो 15 का यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा क्या, एफ बराबर हमारा क्या होता है 1/2π√LC हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि एलसी परिपथ है, तो एलसी परिपथ की आवृत्ति हमारा क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π√LC हो गई। अब इसमें भी पूछेगा कि क्या इसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी एलसी परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध इसका शून्य होता है, और शून्य इसका होगा, प्रतिरोध शून्य हो गया, आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है। अगर पूछेगा कि ऊर्जा भी इसका क्या होता है, तो ऊर्जा भी क्या होता है, इसका शून्य होता है, यानी प्रतिरोध और ऊर्जा क्या होता है, इसका 0 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में
कौन सा यहाँ पे जो यहाँ पे किरणें हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा बीटा किरणें। क्या हमारा सही हो जाएगा, बीटा किरणें बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 17 है कि विद्युत यानी मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक का मान क्या होता है, यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब ये क्या होता है, तो हमारा परावैद्युतांक होता है, तो यहाँ पे इसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं। अब ई नोट हमारा क्या हो गया, तो ये ई नोट क्या होता है, तो हमारा ई आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, और ये क्या हो गया, तो यहाँ पे परावैद्युतांक हो गया किस में, तो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। तो ई नोट, अब ई आर यहाँ पे बराबर क्या होता है, ई बटे ई नोट हो गया। अब ई क्या होता है हमारा, तो ये होता है परावैद्युतांक किसी भी मीडियम में, ये किसी भी मीडियम का परावैद्युतांक हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे हो गया वैक्यूम में यानी निर्वात में क्या हो गया हमारा, तो परावैद्युतांक हो गया। तो यहाँ से हम अगर ई नोट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई बटे यहाँ पे ई आर हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसका यानी डायमेंशन बताइए, यानी बीमा का सूत्र क्या होता है, तो विद्युतशीलता का बीमा का सूत्र ये होता है कि m-1, उसके बाद हो गया l पर पावर -3, उसके बाद यहाँ पे t का पावर 4 और a का पावर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये इसका हो गया बीमा सूत्र हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा है कि 64 समान बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। अब देखिए 64 क्या था, पहले समान बूंद था, सबका यहाँ पे धारिता था 5 माइक्रोफेराड। अब सभी को मिलाकर एक बड़ा बूंद बना दिया। अब पूछा कि इस बड़े बूंद की धारिता कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हमारे बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्या था, छोटा बूंद था, तो ये क्या बूंद क्या होता है, एक गोलाकार होता है। तो गोले का यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 1/4 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे स्मॉल आर से हम छोटा हो गया। तो अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन मतलब क्या हो गया कि ये 64 गुने क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ पे पाई आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1/4 यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे बड़ा आर यानी क्या, बड़ा आर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो बड़े बूंद की धारिता का रेडियस ये हो गया और ये छोटे बूंद की धारिता का रेडियस। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे आर क्यू बराबर बचेगा, यहाँ पे हमारा 64 आर यहाँ पे बच्चा आर क्यू बचेगा। अब यहाँ से हम आर क्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 आर यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा r बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो 64 का हो जाएगा 4r। तो यहाँ से हमारा आ गया r यानी 4r आ गया। तो 4r आ गया। अब प्रत्येक की धारिता यहाँ पे क्या थी, तो 5 माइक्रोफेराड थी। तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड यानी क्या, तो हमारा आ गया 20 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। और किस तरह से निकाले वो हम आपको बता दिए हैं कि इसको बड़े यहाँ पे जो बड़े बूंद थी उसकी धारिता हम किस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। अब देखिए कि ESU क्या होता है, ESU एक CGS यूनिट होता है। CGS मतलब क्या हो गया कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। तो एक कूलम आवेश CGS यूनिट में कितने के बराबर होता है, तो ये जो हमारा होता है वो होता है 3 × 10⁻⁹ यहाँ पे 9 इतने के बराबर ये होता है एक कूलम आवेश। तो 19 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ESU का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे यूनिट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया ESU का फुल फॉर्म। और ये किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁻9 के बराबर होता है। अब हमारे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी।
यानी क्या है कि वो क्या है, यहाँ पे एक शीशे की पट्टी है, अब उसमें क्या कर रहा है, कैपेसिटर यानी संधारित्र है, उसके बीच इसको क्या कर रहा है, इस शीशे की प्लेट को खिसकाता है, तो उसके अंदर उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या बढ़ेगी। अब किस तरह से बढ़ेगी, तो आप लोग यहाँ पे याद कीजिए कि जो संधारित्र होती है उसके बीच क्या होता है, तो यहाँ पे इंसुलेटर भरा रहता है, जिससे क्या हो कि उसका जो यहाँ पे पावर हो क्या रहता है, यहाँ पे धारिता वो बढ़ जाता है। तो ये शीशा क्या हो गया, हमारा एक इंसुलेटर है, तो जब उसके बीच यहाँ पे खिसकाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके बीच जो इसकी धारिता होगी, इस यहाँ पे जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 20 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। अब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, अब इसको जब यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है तो इसकी तुल्य धारिता हम किस तरह से निकालते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर निकालते हैं 1/C 1 प्लस 1 यहाँ पे C2 प्लस डॉट 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 करके इस तरह से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा इसका जो तुल्य धारिता निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/C प्लस 1/C यहाँ पे प्लस 1/C। अब ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों का धारिता क्या है, C है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/C आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 3/C। अब ये किसके बराबर आया है, तो 1/C इक्विवेलेंट के बराबर ना आया है। अब यहाँ से यदि हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C/3 आ जाएगा। तो C/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन C में सही है। तो 21 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकशीलता की बीमा, यानी क्या कि चुंबकशीलता जो होती है उसकी बीमा क्या होती है। तो चुंबकशीलता की बीमा को हम किस तरह से निरूपित करते हैं, तो म्यू से निरूपित करते हैं। और यहाँ पे म्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये होता है ML यहाँ पे T-2 और ये क्या होता है I-2 होता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन यहाँ पे ए में है। तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि लोहे का परमाणु, यानी लोहे का जो यहाँ पे अणु होता है, एटम होता है, वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह चुंबकीय। क्या हो जाएगा, लोहा का जो परमाणु होता है वो किस तरह का होता है, तो लौह चुंबकीय होता है। तो ये हमारा 23 का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। अब चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में, तो चुंबकशीलता का मात्रक होता है क्या, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है, यानी H/, क्या होता है, M होता है। अब H/M को हम किस तरह से, यानी ये जो हो गया चुंबकशीलता, इसको तो हम बताए अभी म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट तो क्या हो गया, H/M हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, H/M हो गया। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का। अगर आपसे H/M देकर नहीं, अगर आपसे दूसरा यूनिट दे दे तो इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। क्या होता है दूसरा यूनिट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी इसका यूनिट होता है, किसका, तो चुंबकशीलता की यूनिट होता है। तो अगर आपको ये भी यहाँ पे यूनिट दे दे ऑप्शन में तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान क्या होता है, तो 0 से लेकर 1 के बीच ही होता है। क्या होता है, ये 0 से लेकर 1 के भी बीच होता है, और इसको भी हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, तो हमारा होता है EM, बट यहाँ पे क्या होता है, EC होता है। अब EM का हो गया, तो ये हो गया मॉडुलन संकेत का आयाम, और ये हमारा क्या होता है, तो वाहक संकेत का आयाम हो जाता है। और ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच ही रहता है हमेशा। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। अब क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, तो NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है, जिसमें उत्सर्जक धारा क्या है, IE है, और यहाँ पे क्या है, आधार धारा IB है, और संग्राहक धारा IC है। अब बोला कि इस तीनों में क्या संबंध है, तो 26 का यहाँ पे क्या होता है, तीनों का यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी मतलब IC बराबर IE माइनस IB हो जाएगा, यानी क्या,
कि ये जो संग्राहक धारा है, संग्राहक धारा बराबर क्या होता है, तो आधार यहाँ पे ये हो जाता है उत्सर्जक धारा माइनस आधार धारा को हम उसमें से घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, संग्राहक धारा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है या कभी घटता है, यह अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ आप याद कीजिए कि चालक में क्या होता है कि जब यहाँ पे उसका प्रतिरोध बढ़ता है तो उसमें यानी चालक में क्या होता है, ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे अर्धचालक है तो अर्धचालक में जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटने लगता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसा किस लिए होता है, तो यहाँ पे इसका जो अर्धचालक का जो रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी जो सेमी अर्धचालक है उसका यहाँ पे परमाणु यहाँ पे जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है उस पर डिपेंड करता है इसका प्रतिरोध। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटता है। अब यहाँ पे 28 नंबर में एक आपको लॉजिक गेट का चित्र दिखाया है। अब ये चित्र देखकर आप हमें बताइए कि ये कौन सा लॉजिक गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, नंड गेट है या एंड गेट है। तो यहाँ पे ये जो 28 का जो है ये कौन सा गेट है, तो यहाँ पे इसका एंड गेट है। यानी क्या कि ये हमारा एंड गेट क्या होता है, तो इसको हम अगर y मान लेते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर a डॉट बी हो जाएगा। यानी जब इसमें हम इनपुट 1 और 0 रखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यदि दोनों 1 रखेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम आएगा, या तो फिर दोनों में से कोई एक 0 ये या दोनों मैक्सिमम रखेंगे तभी इसमें हमारा मैक्सिमम आएगा, या तो फिर दोनों मैक्सिमम नहीं रखते हैं तब क्या आएगा हमारा, इसका वैल्यू हमेशा यानी मिनिमम ही आएगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, एंड गेट है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है। अब हाइड्रोजन बम जो आधारित रहता है वो किस पे आधारित रहता है, केवल नाभिकीय विखंडन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर, विखंडन व संलयन दोनों पर, या रेडियो एक्टिविटा पर। तो अब देखिए नाभिकीय ये जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बम है। तो हाइड्रोजन बम क्या होता है वो उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो मेटल होता है वो क्या होता है, Li, यहाँ पे ये हो गया Li3 हो गया, और ये क्या होता है 7 होता है। Li3 हो गया और ये क्या होता है हमारा 7 होता है। यहाँ पे लिखते बता Li ये हो गया 3, ये 7। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे संलयन करते हैं। यहाँ क्या N हो गया ये 0 और ये हो गया 1। इसको हम इसमें ये तो हमारा क्या देता है, ये हमारा देता है ये 2 हीलियम देता है, 2 हीलियम का परमाणु, और यहाँ पे क्या देता है ये हमारा देता है 4, और प्लस में हाइड्रोजन भी हमारा देता है। वो क्या देता है, तो यहाँ पे देता है H यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, और प्लस में एक ट्राइटियम देता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए कि ये विखंडन भी हो रहा है, यहाँ पे विखंडन भी हो रहा है और संलयन भी हो रहा है। तो हमारा 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो विखंडन और संलयन दोनों पर आधारित होता है। अब हमारा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। अब अभी यहाँ पे हम यहाँ पे तीसरा या चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरण की। अब सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण की होती है, इसलिए इसके पास क्या होता है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। और अगर पूछे कि इसका वेवलेंथ क्या होता है, यानी इसका यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ होता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, गामा किरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर की, डायोड का उपयोग करते हैं। अब डायोड जो होता है उसको हम किस तरह से उपयोग करते हैं, प्रवर्धक की भांति, दोलन की भांति, दृष्टकारी की भांति, या मॉड्यूलेटर की भांति। तो यहाँ पे जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, दृष्टकारी की भांति। यानी डीसी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, तो दृष्टकारी के भांति हम करते हैं। अब ये होता क्या है, तो एक यहाँ पे ये करंट का फ्लो जो होता है उसको देखिए, ये मान लेते हैं ये क्या है, दृष्टकारी है, ये इधर हो गया। अब यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल हो गया, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं।
इस करंट को हम क्या कहते हैं, डीसी करंट, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको हम अगर इसी तरह से बना दे, ये क्या हमारा इस तरह से हो जाएगा, और इसमें क्या ये इस तरह से, और इसमें हमारा क्या जुड़ गया, इसमें हमारा जुड़ गया निगेटिव, इसमें अगर हम पॉजिटिव को जोड़ देते हैं तो हमारा ये क्या, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स करंट नॉट फॉलो, यानी इसमें क्या होता है, करंट फॉलो नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, करंट फॉलो होने लगता है। तो अब इसमें हमारा क्या हो गया कि ये किस तरह से, ये किस तरह का उपयोग करते हैं, तो डिस्ट कार्य की भांति इसको हम उपयोग करते हैं, किसको, तो डायोड को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि गामा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए कि किसी के पास क्या है, गामा तरंग दैर्ध्य है, अब पूछा है कि उसकी जो फोटोन है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है एच सी बाई लेमडा, यानी ई बराबर क्या होता है हमारा, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा होता है, जहाँ पे एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, और लेमडा हमारा क्या हो गया, तो ये तरंग दैर्ध्य हो गया। और यहाँ पे ये जो इसको एच बराबर क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया। अब प्लांक कांस्टेंट का यहाँ पे ये वैल्यू भी होता है कुछ, अब उसका वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा बुक में कितना दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। अब फोटोन के संकेत को व्यक्त करने का मतलब क्या आ गया कि अभी हम पढ़े हैं ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई क्या होता है हमारा, लेमडा होता है। अब पूछा है फोटोन को व्यक्त करता है, तो फोटोन को यहाँ पे कौन सा व्यक्त करता है, तो ई बराबर हमारा क्या होता है, एच म्यू होता है, क्या होता है, एच म्यू होता है, और यहाँ पे ये म्यू क्या होता है, तो हमारा आवृत्ति होता है, एच म्यू हमारा यहाँ पे आवृत्ति हो गया। तो यहाँ से हम देखिए कि इसमें किस तरह से ये यहाँ पे फोटोन को व्यक्त कर रहा है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, एच बाई लेमडा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है जेनर डायोड, लेजर डायोड, फोटो डायोड या फोटोवोल्टाइक सेल। तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, फोटो डायोड हो जाएगा। अब ये जो फोटो डायोड है तो इसमें क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर यदि हम लेते हैं तो सेमीकंडक्टर में हमारा ये क्या करता है कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फोटो डायोड। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी तब उत्क्रम अभिनीत में होता अभिनति में होता है जब वह क्या होता है, उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, ये इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पूछा है कि एलईडी तब उत्क्रम अभिनति में नहीं होता है जब उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है या नहीं उत्सर्जित होता है, ये अवशोषण होता होगा। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा, उसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। एलईडी में जब प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है तब उसका जो उत्क्रम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम यानी अभिनति में होता है। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होगा। अब देखिए कि समान कंडीशन है, अब इसमें 2 हम इलेक्ट्रॉन को ले लिए और 2 प्रोटॉन को ले लिए। अब इसके बीच जो यहाँ पे फोर्स लगेगा उस फोर्स का यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 का जो यहाँ पे अनुपात यदि निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, एक यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए कि हमारे पास n संधारित्र है, अब उसका कैपेसिटेंस हम c मान लेते हैं। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं और उसके बाद एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। अब दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करके बताइए कि इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम में देखेंगे कि हम C को किस तरह से जोड़ते हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट n तक। तो ये हमारा क्या होता है, NC हो जाता है। समांतर क्रम में NC हो गया। अब श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से डॉट 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 करके हम कहाँ तक जाते हैं, तो 1/Cn तक जाते हैं।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाता है 1/c इक्विवेलेंट आ जाता है n/c आ जाता है। अब c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आता है c/n आ जाता है। अब दोनों का अनुपात हम निकालते हैं तो वो हमारा आया था nc और ये क्या आ गया था हमारा c/n आया था। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचा n² बचा। और पहले समांतर क्रम है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n² अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 37 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा होती है। यहाँ पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंटम दिया है m। अब उसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से क्या होती है, तो इधर हो गया साउथ पोल और इधर क्या होता है नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक होता है। तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की क्या होता है, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। अब ये तो हम देख लिए कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। अब यहीं से अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण यानी एम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और ये कैसी राशि होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसका यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और ये किस पे होता है, तो ये लूप के क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अगर मान लेते ये एक लूप है तो अगर बोले कि ये किसके लंबवत होता है, तो लूप के क्षेत्रफल के ये क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी बता दिए, उसका यूनिट बता दिए और इसका यहाँ पे सदिश होता है या अदिश होता है वो हम आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। विद्युत वाहक बल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ से देखिएगा कि विद्युत वाहक बल मतलब क्या कि ये कोई फोर्स होगा, लेकिन ये एक एक्चुअली में ये एक फोर्स नहीं है। ये क्या है कि दो यहाँ पे जो ये पोल होता है इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ये विद्युत वाहक बल। ये एक फोर्स नहीं होता, बल नहीं होता है। अब इसमें कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो 39 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए से हो जाएगा, कुंडली के प्रतिरोध पर। क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, किसको, तो विद्युत वाहक बल को। तो ये हमारा होता है d∅ हमारा क्या हो जाता है, dt आ जाता है। क्या आता है, d∅/dt। अब हमारे यहाँ से अगर हम फाई निकालते हैं तो फाई क्या आता है, bn, यहाँ पे क्या आता है फाई bna आ जाता है। अब bna आ जाता है तो अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कुंडली के फेरों की संख्या पर। क्या करता है, कुंडली की फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो अब बोलेगा विद्युत वाहक बल यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा हो जाएगा कुंडली के प्रतिरोध पे। अब फेरों की संख्या पर तो यहाँ पे निर्भर करता ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, कुंडली के प्रतिरोध पे ये निर्भर नहीं करता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन कौन सी है। ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें नियत यानी कांस्टेंट कौन कौन सी राशि रहती है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक यहाँ पे एन, ये हो गया NS और यहाँ पे NP, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल। यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या और प्राइमरी में फेरों की संख्या। अब ये किसके बराबर होता है, तो ये VS/VP के बराबर ही होता है, VS/VP। और ये भी किसके बराबर होता है, तो ये होता है IP/ यहाँ पे ये IS/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP/ हमारा IS हो जाएगा। तो अब देखिए कि NS/ ये बराबर होता है VS/VP, यहाँ पे क्या हो जाएगा IP/IS। अब इसमें कौन सी भौतिक राशि क्या होती है, नियत रहती है। तो इसमें अभी हम बताएं कि विभव तो क्या होता है, चेंज तो होगा। धारा भी बताएं, धारा भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम दिखाए हैं कि NS यहाँ पे था और NP था, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये VS हो गया, ये VP के बराबर, ये होता है IP/ यहाँ पे
IS, ये तीनों। अगर n चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, धारा भी चेंज होगा, विभव भी चेंज होगा। तो चेंज क्या नहीं होगा, तो हमारा आवृत्ति नहीं चेंज होगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण को किसी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी x और y है। अब देखिए कि अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी x और प्रतिबिंब की दूरी y है। तो अब उसकी फोकस दूरी आपको निकालना है कि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक्स वाई बटे यहाँ पे क्या होता है, एफ स्क्वायर होता है, यानी फोकस दूरी। तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा फोकस दूरी हो जाएगा एक्स वाई बटे एफ स्क्वायर। तो 41 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे एक्स क्या हो गया हमारा वस्तु की दूरी हो गया और वाई क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो यहाँ से अभी इस वीडियो में हमको तो टोटल 41 क्वेश्चन देखे हैं। तो अब हमें बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पे और भी यहाँ पे इसका सेट और लाया जाए। तो टोटल इसमें हम आपको 5 सेट लाएंगे। तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि क्या है कि इसी तरह से अगर कोई भी और वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।